ओके, तो बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? हो गई तैयारी अच्छी सी? हो ही गई होगी। एग्ज़ाम कल है, तो बेशक आपने कर लिया होगा, पर फिर भी इतना तैयारी करने के बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, छूट गया है, कुछ तो छूट गया है, जिसे हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान या फिर आपके इस डाउट को भी खत्म करने के लिए और भी अच्छे तरीके से तैयारी में आपको रखने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक क्विक रिव्यू आपके चैप्टर के लिए, जो कि आपके सेक्शन सी में लिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ना? तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, आपका समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपका समय काफ़ी बहुमूल्य है अभी के वक्त इस एग्ज़ाम के समय में, है ना? है ना? एक प्रकार का ऐसा लगता है जैसे कि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो बॉर्डर में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कृपया करके डिस्टर्ब ना किया जाए आपको। तो इस हिसाब से जो है चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना सब सच देना है, ताकि सफलता आपके कदम चूमती रहे, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर तो। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग अपना इंग्लिश बुक खोलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लाइट का प्रोस में से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोस क्या है, आपका स्टोरी है ना, और एक पोइट्री जो कि इसी बुक में आपको फर्स्ट फ्लाइट के बुक में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से सबसे पहला जो चैप्टर आपको देखने को मिलता है लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्लुएंटिस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको मैं राइटर के नाम बोलूँगा कई बार प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, क्योंकि वो खुद हमारे नाम सही तरीके से बोल नहीं पाते, तो हम उसके नाम कहाँ से बोलेंगे। ठीक है, तो उस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ कोई प्रोनाउंसिएशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, है ना? वहाँ पर आपको लिखना है, तो स्पेलिंग ही आपको वहाँ पर क्या करना है, देखना होगा कि आप स्पेलिंग सही से लिख पाते हैं या नहीं। चलिए नो बकवास, सीधा बात पे हम लोग करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंटिस, है ना? इसमें जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो महत्व कैरेक्टर है वो है आपका लेंचो, उसके बाद जो आता है आपका पोस्ट मास्टर, है ना? इन दोनों को आप लोग को याद रखना है। तो इस लेटर टू गॉड में क्या लिखा गया है या किसके बारे में? यहाँ पर एक लेंचो के बारे में, जो कि एक पुअर फार्मर है ना? और उनका पूरा खेत जो है किसी हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना? आप ये सब चीज़ देख सकते हैं, हमने थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ लिखा हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनेंगे तो अभी उससे भी आपका बेहतर हो सकता है। तो लेंचो एक पुअर फार्मर था, है ना, कि जो अकेले एक वैली में रहता, तो हेल स्टॉर्म की वजह से उनका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है ना? और बर्बाद होने की वजह से वो गॉड को पत्र लिखता है और उनसे कितना पैसों मांगता है, 100 पैसों मांगता है ना? और आगे आपको देखने को पता चलता है उसके पास 70 पैसे, 100 पैसों के बदले 70 पैसों ही आ पाते हैं, जिनकी वजह से वो पोस्ट मास्टर सबको ही क्या बोलता है, चोर बोलता है। आगे की कहानी इतना अगर आपको पता होगा तो ये आपके लिए लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना? आगे की कहानी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है, लेंचो, अ लेटर टू गॉड। इसमें हमें फेथ के बारे में दिखाया गया, बिलीफ इन गॉड, इनोसेंस के बारे में, ह्यूमन नेचर कैसा होता है ना? हालाँकि जिसने जिसने लेंचो को हेल्प किया था, उन्हीं पर उन लोगों ने क्या उन्हीं लोगों को उन्होंने क्या बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, है ना? तो इस पे थोड़ा-सा उस नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, या दूसरे नेचर्स, ह्यूमन नेचर्स के बारे में बात कर सकते हैं, कि जैसे ही लेंचो का क्या बोलते हैं परेशानी देखने को मिला, तो हालाँकि उनसे कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं था आपके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई सब, और नहीं था, नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने क्या किया था, उनको हेल्प किया था, है ना? तो एक ह्यूमन नेचर है। साथ ही भगवान पे इतना भरोसा हमें देखने को मिलता है क्या, कि आपके जो लेंचो हैं वो उनको पत्र लिखता है कि उन्हें क्या किया जाए, हेल्प किया जाए, है ना? इनके जो राइटर हैं आप देख ही रहे हैं कि जी.एल. फ्लुएंटिस है, वो एक मैक्सियन राइटर थे, है ना? और साथ में ये जो मैक्सियन राइटर थे वो ज़्यादातर रूरल लाइफ और सोशल इश्यूज़ में वो क्या करते थे, कहानियाँ को लिखा करते थे। तो ये सब क्यों ज़रूरी है कि जब कभी अगर मान लीजिए इस चैप्टर से कोई भी स्टोरी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन निकल कर के आती है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्या करना है कि वो कौन से चैप्टर से है, कौन राइटर है ना? थोड़ा बहुत आप राइटर के बारे में इस तरीके से लिखिए, इसके बाद फिर अगर आप लिखे लॉन्ग में ज़्यादातर, शॉर्ट में ये सब घुसाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग में ज़्यादातर आपको हेल्पफुल करेगा, और मतलब 6 में 6 मार्क लाने में आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। कैरेक्टर स्केच भी कई बार आते हैं, तो इसी वजह से कैरेक्टर स्केच में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो लेंचो जो है एक डिवोट था, हार्ड वर्किंग फार्मर था, है ना? अनशेकेबल फेथ जो है उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। पोस्ट मास्टर काफ़ी काइंड हार्टेड इंडिविजुअल थे, मतलब काफ़ी काइंड हार्टेड थे, है ना? जो कि सीक्रेटली लेंचो को इन लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये तो तुम्हारा अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि उन्होंने खुद के द्वारा लिखी हुई है, जो कि उन्होंने लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये नेल्सन मंडेला ने खुद अपने हाथों से इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है अपने इस बारे में। उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, साउथ अफ्रीका में हो रहे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो कुछ भी स्ट्रगल उन्होंने झेले थे, या जो भी स्ट्रगल उन्होंने किए थे, और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ मतलब जीता, या फिर उनके खिलाफ लड़ने में हेल्प किया, और आखिरकार उन्हें जो है लंबे वक्त के स्ट्रगल करने के बाद जो है नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना? इनके लड़ने की वजह से, है ना? या मतलब अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करने के विरुद्ध से, अगर वो नहीं करते शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर साउथ अफ्रीका हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये जो चैप्टर है आपको फ्रीडम, इक्वालिटी, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, है ना? जब कभी हमें कोई अगर दबाने का काम करता है तो उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं, है ना? होप, ये सब रेजिलेंस, ये सब के बारे में क्या करती है, बात करती है। नेल्सन मंडेलास में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने क्लासेस में आपको भी इसके बारे में क्या क्या था बताया था। जैसे है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, ट्विन्स ऑब्लिगेशंस क्या क्या थे, है ना? और क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेलास का लव के प्रति क्या ये था,
व्यू था, है ना, क्या कहना था उनका लव के प्रति। साथ ही आपका ये भी कि उनके जो पीपल हैं, नेल्सन मंडेला के जो पीपल हैं, उनके लिए वो क्या थे, है ना। वो रिच मिनरल्स जो पाए जाते हैं आपके जेम्स, डायमंड्स, उनसे कहीं ज़्यादा उनके जो पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे उनके लिए, है ना। तो ये सब थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको ये सब क्लास में बोला हुआ। यहाँ पर ज़्यादा समय हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक रिव्यू वाला पार्ट है। तो नेल्सन मंडेला ही है, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते लिख सकते हैं कि ये एक एम्बॉडिंग करेज, डिग्निटी, है ना, डेडिकेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर के आता है। तो ये सब भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से फर्स्ट है आपका क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट है। देखिएगा यहाँ पर हर नहीं लगा दीजिएगा जब आप क्या बोलते हैं क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर से निकल के आता तो हर नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग खुद अपने चैप्टर में हिज लगा हुआ, दैट मीन्स ये मेल जेंडर वाला सीगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा जो हमारा कहानी था वो है ब्लैक एरोप्लेन। इस प्रकार से हम देखने पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो किस प्रकार से अपना पहली उड़ान को हमारे जो सीगल है वो क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लाइट को लेते हैं, है ना। इसे अपना जो फर्स्ट फ्लाइट था वो लेने में कितना ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्या क्या परेशानी देखने को मिला। और इनके जो पेरेंट्स थे, इन्होंने इसके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा उनको क्या किया था, इनकरेजमेंट किया था, ताकि वो अपने डर से क्या हो सके, मतलब बाहर आ सके और वो अपना फर्स्ट फ्लाइट को ले सके, है ना। तो और ये कहानी आपको पता है किस प्रकार से जो उसकी मम्मी जब खाना लेकर के आती है ना, पूरे 24 घंटे उसको एक अकेले घर में छोड़ने के बाद जो है जब उस दूसरा दिन मम्मी उसके लिए खाना लेकर के आती है तो उसको ना दे करके उससे थोड़ा दूर रह करके ही, और वो बच्चा बेचारा क्या था, काफ़ी ज़्यादा भूखा था, जिसकी वजह से उन्होंने झपट्टा मारा, लेकिन वो उस खाने तक पहुँच नहीं पाया और वो सीधे नीचे की तरफ गिरने लगा। अपने आप को बचाने के चक्कर में ऐसा लगने लगा कि वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, उड़ना सीखा है। और वही चीज़ अगर हम ब्लैक एरोप्लेन के बारे में देखेंगे तो हमारा जो पायलट था वो अपने एक ओल्ड डकोटा में अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसी दौरान एक आंधी जो है उसको घेर लेता है, जिनकी वजह से जो है उसका पूरा एरोप्लेन का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा फेल हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि अब क्या करे क्या नहीं करे। उसी दौरान जो है उसी स्टॉर्म में जो है उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई पड़ता है ना, जिसमें लाइट है ना कुछ है, पर उसी के पीछे जो है वो हो लेता है, पता चलता है कि वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बच जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। आप चाहे तो इन सब को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। वैसे आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार उसे भी आपको क्या कर लेना, देख लेना, तो आपको इसका पूरा ये मिल जाएगा। आपको जाकर के मेरे वेबसाइट में भी जाकर के चेक कीजिएगा तो वहाँ भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो ये आपको फाइल वहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर जो है टू स्टोरी से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें ओवरकम करना है अपने फियर से, है ना, करेज के बारे में, तो पावर ऑफ होप एंड ट्रस्ट के बारे में भी बात करता है। ये जो राइटर है हमारे फर्स्ट फ्लाइट के वो है लायम ओ फ्लैहर्टी, और दूसरा है आपका फेडरिक फर्थ, वो है ब्लैक एरोप्लेन का फेडरिक फ्रॉयथ, है ना, जो कि एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, और साथ ही ये ज़्यादातर सस्पेंस एंड थ्रिलिंग वाला स्टोरी ज़्यादातर लिखा करते हैं। और लायम ओ जो है वो एक इंग्लिश ऑथर है, दैट्स अमेरिकन, है ना, कि वो ज़्यादातर बच्चों के लिए किताबें लिखे करते हैं। अगर कैरेक्टर के बारे में बोलोगे तो यंग सीगल्स जो है वो प्रोटोगनिस्ट लर्न्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग, है ना, ये सीखते हैं। और इसके और भी समझिए, अगर देखो पायलट के द मिस्टीरियस फिगर सिंबलाइज होप एंड हेल्प इन द डायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इस प्रकार से आपको देखने को मिला चैप्टर 3। हालांकि ये काफ़ी समय हो रहा है ना, कि अभी तक शायद मेरे ख्याल से 10-11 मिनट हो रहे होंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे जो है चैप्टर 4 जो है एनी फ्रैंक के डायरी से हमें कहानियों को देखने को मिलता है। एनी फ्रैंक जो है एक जूस लड़की थी जो कि वॉर के दौरान जो है वो किसी एनेक्स मतलब घर में छुपी हुई थी, और उसी दौरान जो है उन्होंने अपने डायरी में लिखना शुरुआत की। तो डायरी जो है उसे अपने 30th बर्थडे में मिला था, उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया था। और हालांकि जब छुपे हुए स्थान में इन लोग थे, हाइडिंग प्लेसेस में, तो उस दौरान कुछ नहीं था, है ना, कि जिनके साथ वो शेयर कर सके। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि वो डायरी में अपनी सारी थिंकिंग या जो भी थॉट्स हैं, बातचीत हैं, वो उसमें लिखे। और उसी डायरी से काफ़ी चीज़ें हमें जो है जानने को मिले उस समय जो वॉर हुए थे, है ना। उस वॉर के दौरान जो है जो भी चीज़ें जिसके साथ जो क्रूरता बरती गई थी उस दौरान, है ना, उस होलोकॉस्ट के दौरान, सारी चीज़ें हमें उसके डायरी के द्वारा देखने को मिलता है। तो इसमें इस स्टोरी से हमें क्या देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो है होप, है ना, आशा, सर्वाइवल, इसका ह्यूमन स्पिरिट अंडर ऑपरेशन। मतलब जब किसी को दबाया जाता है उस समय का जो ह्यूमन स्पिरिट होती है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार से लोग जो है इसको झेलते हैं या लेते हैं, वो आपको क्या है इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एनी फ्रैंक एक छोटी सी जूस लड़की है ना, जो कि डायरी लिखती है। ये राइटर्स के बायोस में आप चीज़ क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। और साथ ही कैरेक्टर भी अगर देखना चाहो तो वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल थी, इंट्रोस्पेक्टिव गर्ल थी, है ना। डिस्पाइट मतलब उतनी सारी चीज़ें हो रहे थे उसके अराउंड में, हालांकि इतना डरावना चीज़ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर उन्होंने अपना एक होप और सेल्फ रिफ्लेक्शन रखा हुआ था कि चलो ये ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय का है और ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया में हमारे पास 3 पार्ट है ना। ग्लिम्स ऑफ इंडिया मतलब चलो थोड़ा सा इंडिया का शेयर करते हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो इंडिया के बारे में एक जगह है गोवा, है ना। 3 जगह के बारे में हम लोग देखने को मिलते हैं, गोवा है, एक कुर्ग है और तीसरा असम है ना। इस चैप्टर में तीन जगहों के बारे में पता चलता है, जहाँ पर गोवा में हमें बेकर्स के बारे में, जो पहले ज़माना में, है ना, उनके ट्रेडिशन के बारे में देखने को मिलता है, जो कि पुर्तगीज से ये सब बेकर्स जो है हमारे गोवा में आए हुए थे लंबे समय से वहाँ पर। उसकी जो है और अरोमा हमें आज भी देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो है आपका लूसियो रोड्रिक, है ना, लूसियो रोड्रिक।
यहाँ भी है, जो कि आपका खुद एक गॉन ही थे। दैट मीन्स यहाँ बैकर क्या गोवा में जो लोग पुर्तगीज़ के जितने भी लोग बैकर हुआ करते थे, उसमें उसे हम वहाँ पर रहने वाले लोगों को गॉन कहते थे। तो उसमें से ही एक था आपका लूसियो रोड्रिग, एक राइटर था, वो एक प्रोफेसर भी था, और साथ ही वो ज़्यादातर वो क्या करते थे, अपना जो भी लिखाई था, राइटिंग है ना, वो ज़्यादातर गॉन कल्चर ट्रेडिशन को ही वो क्या करते थे, लिखा करते थे। अगर हम बात करें पार्ट 2 में, जो कि है कुर्ग। कुर्ग एक छोटा सा जगह है ना, डिस्ट्रिक्ट है, जो एक कर्नाटक है ना, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ की सीनरीज़ है ना, वहाँ पर आपको कॉफ़ी प्लांटेशन, सीनरीज, लैंडस्केप्स, ये सब देखने में काफ़ी लुभावना होता है। काफ़ी टूरिस्ट भी आजकल जाते आते रहते हैं कुर्ग इस जगह में। तो इस जगह के बारे में हमें देखने को जानने को मिलता है कि किस प्रकार से कुर्ग के लोग वहाँ पे रहते हैं, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको वेपन्स रखने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मतलब लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वर्षों से, लंबे समय से देश के लिए क्या करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं, एज ए बीइंग आर्मी है ना, फोर्स, इस प्रकार से। तो इसके जो लेखक है वो है लुकेश अग्रवाल। ये जरूर याद रखिएगा, ये सब लिखिएगा जरूर जब भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो। लुकेश अग्रवाल जो थे वो फिजिशियन थे, ट्रैवलर थे और राइटर भी थे, है ना, इस प्रकार के। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपको एक प्लस पॉइंट या प्लस मार्क आपको देने का काम करता है। आगे अगर हम देखेंगे पार्ट 3 में, तो ये है आपका टी फ्रॉम आसाम, है ना। तो आसाम स्टेट के बारे में बात करता है, और ये बताने का काम हमारा करता है अरूप कुमार दत्ता, दैट मीन्स राइटर, है ना। यहाँ पर हमें दो व्यक्तियों के बारे में देखने को मिलता है, राजवीर और प्रांजल, जो कि ये दोनों फ्रेंड है, और एक दिन जो है ये दोनों दिल्ली से आसाम की तरफ जाते हैं, है ना। और आसाम में जाने के बाद जो है उन्हें टी के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में, कब उगता है, कब काटा जाता है, कौन सा टी बेहतर होता है, नहीं होता है, कौन सा महीना, मौसम, ये सब चीज़ जो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ टी देखने को मिलता है, इसके कल्टीवेशन देखने को मिलता है ना। और ये भी माना जाता है कि हमारा इंडिया जो है वो टी स्टेट के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है। और हमारे जो ये राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता, वो अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर एडवेंचर नॉवेल्स को लिखा करते हैं, और इन्होंने अपने आप को ज़्यादातर जो वर्क दिया है, वो अपने आप को जो वर्क दिया वो है आसाम हिस्ट्री को लिखने के लिए एंड कल्चर को, मतलब ज़्यादातर उन्होंने आसाम के बारे में और उसके कल्चर के बारे में उन्होंने बात किया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है, स्लाइड काम नहीं कर रहा, वाई स्लाइड इज नॉट वर्किंग, हाँ ओके कम अप। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑटर, इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं ग्रेविन मैक्सवेल, है ना। और ग्रेविन मैक्सवेल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाव रखने वाले क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, जानवर के प्रति लगाव रखने वाले एक ऐसे राइटर थे। और इसी वजह से हमें इस चैप्टर में एक ऑटर के बारे में देखने को मिलता है, जिसको इन्होंने मिसबिल नाम दिया हुआ था, है ना। तो इस चैप्टर में हमें इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग के बारे में क्या होता है पता चलता है। मतलब ये चैप्टर हमें क्या करता है, एनिमल कंपेनियनशिप के बारे में बताता है, ट्रस्ट के बारे में, नेचर के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में ये दिखाता है। जिस प्रकार से इन दोनों, हालांकि ऑटर को पेट बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि गेविन मैक्सवेल ने आपके ऑटर को क्या किया है, मतलब एक पेट बनाया। उससे पहले उनके पास एक डॉग था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनसे वो प्रेम करते थे, और जब उनका डॉग मतलब नहीं रहा दुनिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। वो उन्हें लगने लगा कि अब वो किसी जानवर को पेट नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड ने उसे ये सजेशन दिया कि कम से कम आप जो है ऑटर को अपना एक पेट बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो है उसी सब के बारे में यहाँ पर कहानी है, जो कि आप संक्षेप में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे ख्याल से उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी होगा आपको आपके दिमाग में डालने के लिए, है ना। तो आपको जो ग्रेविन मैक्सवेल थे वो ब्रिटिश ऑथर थे, और साथ ही वो नेचुरलिस्ट थे, हैं, मतलब नेचर से वो काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, और ज़्यादातर वो जो भी कहानियाँ लिखा करते थे, बीइंग अ राइटर, वो ज़्यादातर वो जानवरों के प्रति ही क्या करते थे, लिखा करते थे, है ना। आप इसके कैरेक्टर में थोड़ा वो देख सकते हैं, आप चाहो तो अपनी कहानी के हिसाब से भी जो आपको लगता है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, और ये है आपका मैडम राइड द बस। ये लिखा गया है आपका के एस सुंदरम के द्वारा। एक्चुअली ये लिखा नहीं गया, एक्चुअली इसे ट्रांसलेट किया गया है। पहले ये जो था आपके तमिल में ये कहानी थी, है ना, और ये तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम जो है के एस सुंदरम ने किया गया है, के एस सुंदरम ने किया है, ठीक है। तो इस कहानी में एक छोटी सी लड़की के बारे में बताया गया जिसका नाम है वॉली, और इनका एडवेंचर क्या बोलते हैं, ट्रिप के बारे में बताया गया है ना। जिस प्रकार से इनकी पर्सपेक्टिव रहती है कि कितना सुहाना, कितना अच्छा रहेगा बाहर का दुनिया, लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ वो जाता है उसको बहुत सारे क्या बोलते हैं फीलिंग, सेंस उसे देखने को मिलता है, खुशी, गम, है ना, ये सब उसे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बोला जा सकता है आपको कि शुरुआत में उसका क्या पर्सपेक्टिव था और एंड में उसका क्या पर्सपेक्टिव था। तो ये ध्यान में रखिएगा, जाते वक्त जिस खुशी में वो जा रही थी वो आते वक्त उतना खुश नहीं थी, क्योंकि आते वक्त जो उन्होंने ऐसा एक दृश्य देखा जो कि उसको उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, है ना, कि जाते वक्त जिस गाय को उन्होंने हंसते खेलते देखा था, आते वक्त वही गाय सड़क किनारे क्या पड़ी थी, खून से लथपथ मरी पड़ी थी। और ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, सदमे में चली गई थी, और उन्हें इस बात का भी ज्ञात हुआ कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, मतलब पर क्या हो सकता है कभी भी किसी को पता नहीं, है ना। तो इस बात को भी थोड़ा, इस कहानी को इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस चैप्टर के द्वारा हमें इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया जा रहा है, और क्यूरियोसिटी एंड फ्रीडम के बारे में बात किया जाए, और रियलिटी और इल्यूजन के बारे में, क्या सच है और क्या सच नहीं है, इन सब के बारे में अभी ये क्या करता है चैप्टर हमारा बात करता है ना। कि द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वैलीज इमेजिनेशन, मतलब क्या सोच वैली क्या इमेजिन कर रहे थे कि दुनिया कितना अच्छा, कितना बेहतर होगा यहाँ से, है ना, लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ जाती है तो उन्हें जो फीलिंग है ना वो मतलब मिक्स ऑफ फीलिंग देखने को मिला आपको।
नेक्स्ट है आपका वॉली। अगर वॉली को अगर हम कैरेक्टर्स देखेंगे इनका, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, क्यूरियस, इंडिपेंडेंट यंग गर्ल, ईगर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हर विलेज, ये सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बस कंडक्टर अगर कैरेक्टर में आता है तो मिडिल एज्ड मैन हु इज अम्यूज्ड बाय वॉलीज करेज। अम्यूज्ड अरे मतलब इतना करेज इनके पास है ना, टेक केयर सॉरी। तो जिस भी प्रकार से आपके बस कंडक्टर ने उनसे बिहेव किया है ना, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, काफ़ी केयरिंग से, समझदारी से उन्होंने किया। तो इन दोनों में ज़्यादातर आपको क्या करना, फोकस करना है। आपके जो है बस ड्राइवर पे उतना मतलब कोई पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बट इस पे शायद हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपकी वॉली ने क्या किया था, बस पे चढ़ने का कोशिश किया था, बस कंडक्टर ने उसे हेल्पफुल नेचर से होकर के उन्होंने हाथ बढ़ाया कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें चढ़ा देता हूँ, लेकिन उन्होंने उसका हेल्प ना लेते हुए वो आपके जो वॉली है अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं और वॉली को मैं खुद चढ़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर स्केच में इन सब पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरमन एट बनारस, है ना, बनारस में वचन या कथन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध के बारे में, जो गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार से वहाँ पर सरमन ये किया था। तो इसमें आपको कीसा गौतमी के बारे में ज़्यादातर आपको ध्यान में रखना। जो कीसा गौतमी थी, वो कीसा गौतमी अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए इधर उधर भटक रही थी कि कोई उसे उस बच्चे को बचाए। लेकिन जैसे ही उसे गौतम बुद्ध के पास लेकर के आया जाता है, उसे बोला जाता है कि मैं इस बच्चे को जिंदा तो जरूर करूँगा, लेकिन तुम ऐसे घर नीचे जा करके गाँव से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना, और उसी घर से सरसों लेकर के आना जिस घर में एक भी लोग अभी तक कोई भी ना मरा हो। लेकिन जैसे ही वो जाती है, पूरे सुबह से लेकर के शाम तक हो जाता है, लेकिन उसको एक मुट्ठी सरसों नहीं मिलता, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई मरा हुआ होता है। और ये चीज़ कीसा गौतमी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों का इतना सब लोग चला गया है, और हम जो है एक बच्चे के लिए इतना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। सबको क्या करना है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो ये स्टोरी है यहाँ पर बनारस में, है ना। और ये सबसे पहले उन्होंने, जब आपके जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्हें एनलाइटमेंट मिला था बोधि ट्री के नीचे, तो उस दौरान और सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान बांटने का काम उन्होंने बनारस में किया था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पापी लोग आते हैं, है ना, कहा जाता है कि अपने सारे पापों को गंगा नदी में धोने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर बोलने से ज़्यादा या लोगों को समझाने से बेहतर वो कौन सा जगह हो सकता था, वहीं पर है। तो इस चैप्टर से हमें सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हमारी क्या गलती है नहीं है, वो खुद को पहचानने में हमें हेल्प करता है। साथ ही हमारे अंदर की पीस को वो बरकरार रखने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, अगर ये कहानी हम सही तरीके से देखते हैं। और अगर कैरेक्टर समरी अगर करोगे, तो आप गौतम बुद्ध का कैरेक्टर को आप यहाँ पर स्केच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा गया तो उनके नेचर को हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर, वो है आपका द प्रपोजल, है ना। इस प्रपोजल के जो लेखक है, वो लेखक एंटोन चेकोव, है ना, एंटोन चेकोव। तो इन्होंने एक लिखा है, प्ले इसको बोल सकते हो। और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, आपके अराइज होते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या, एक क्वेश्चन तो आना ही आना होगा इसमें, और वो भी क्या 100 to 20 वर्ड्स में। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। तो द प्रपोजल जो है, द प्रपोजल यहाँ पर जो है लोमोक लेकर के आता है, किन के लिए, नटाला के लिए। और कौन सा प्रपोजल लेकर के आता है कि वो उनसे क्या कर ले, शादी कर ले, है ना। तो शादी इसलिए भी लोमोक ने सोचा कि चलो घरेलू है, अच्छी भी है और खाना भी अच्छा बना लेते, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो हाथ मांगने जाता है, वहाँ पर उन दोनों को बिल्ली पहले जो है क्या बोलते हैं, अपने पूर्वजों को ज़मीन को लेकर के झगड़ा होने लग गया, फिर जो है कुत्ते बिल्ली को लेकर के झगड़ा होने लग गया। तो फिर मैटर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है वहाँ पर ये करके। फिर वापस से जो है उनके पिताजी को, जैसे नटालिया को बताता कर ये तो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आया था। जैसे ही ये बात को पता चलता, वापस उसे बुलाया जाता है। फिर वहाँ पर जो है जल्दी से उसके पिताजी ने जो है वाइन सब हो गया, रिंग सब हो गया, पहना करके बोला चलो तुम दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बावजूद भी फिर नटालिया जो है बोलती हाँ मैं, तुम मेरे से क्या बोलते हैं, तुम्हारे कुत्ते से बेहतर तो मेरा कुत्ता है बोल करके। इस तरीके से वहाँ पर वापस इन दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि इन दोनों का पूरी कहानी में लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिलेगा, है ना। अंतिम तक ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा थीम वूम तो है नहीं, बस मज़ेदार एक ह्यूमर आप बोल सकते हैं, ह्यूमर स्टोरी है, प्ले है बोल करके, जो जिसे पढ़ने में मज़ा आ जाता है, काइंड ऑफ, है ना। मैरिज के बारे में बताया गया, सोशल कस्टम के बारे में बोल सकते हैं, ह्यूमन नेचर क्या होता है नहीं होता है ना, पल भर में कुछ कर जाना, पल भर में तुरंत बदल जाना, ये सब चीज़ हमें जो है इस द प्रपोजल प्ले से सीखने को मिलता है। तो आपके जो एंटोन चेकोव है, वो एक रशियन प्ले राइटर है। प्ले राइटर दैट मीन्स ड्रामा लिखने वाला, है ना। ड्रामा जो लिखता है, स्टोरी जो लिखने वाला, जो ड्रामा लिखता है। ड्रामा में क्या होता है ना कि उसमें हम लोग डायलॉग्स लिखा करते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। ये लिख सकते हैं हम कैरेक्टर, आप लिख सकते हैं कि लोमोक काफ़ी नर्वस और जो है हाइपोकॉन्ड्रियक मैन हुआ करता था, ट्राइंग टू प्रपोज। और साथ ही नटालिया बहुत फेयरी थी, आर्ग्यूमेंटेटिव वूमेन थी, है ना। लेकिन बाद में वो लोग एक दूसरे का प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद जो है क्या कर लिया कि वापस से फिर वही लड़ाई झगड़ा, क्योंकि फेयरी है, आर्ग्यूमेंटिव वूमेन से, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से ऐसे स्ट्रक्ट हैं, है ना, शॉर्ट स्टोरी है, तो वो आपके क्या बोलते हैं, पोएम से आते हैं, पोएट्री से आते हैं। तो हम उस चीज़ को भी क्या कर लेते हैं, जल्दी में देख लेते हैं। हालांकि अभी शायद मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट हो, 25-26 मिनट हो चुके हैं, है ना, लगभग आधा घंटा का। इतना समय अगर यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा समय और मतलब ये कर लो, आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा हम लोग स्टोरी क्या बोलते हैं, कविता में भी थोड़ा देख लेते हैं, ये आपके हेल्पफुल के लिए है। तो फर्स्ट फ्लाइट का पोएट्री में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो वो डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे अमेरिकन पोएट थे, है ना। तो ज़्यादातर रूलर लाइफ और नेचर के बारे में ही वो ज़्यादातर क्या करते थे, लिखा करते थे। अगर याद होगा डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है कि एक आप इसमें, या तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि या तो आप जो है
जो पोएट है उसको पेड़ के नीचे बैठा दो या उसको चलते हुए लेकर के आ जाओ, आप जैसे करना चाहो करो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी क्या बोलते हैं स्टेप भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आ सकता है। ये हम कैसे देख सकते हैं कि इस कविता में आपका हमारे जो पोएट का जो मूड था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था, लेकिन जैसे ही वो उस हम लोग ट्री के से होते हुए गुजरता है तो वहाँ एक कौवा जो है क्या करता है, सूक डाउन कर देता है। तो पूरा का पूरा जो डस्ट पार्टिकल्स है, मतलब स्नो पार्टिकल्स है, वो उसके देह में गिरने की वजह से जो ठंडापन उसके देह में आता है, तो उसका पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है और वो वापस से जो चीज़ जो उनका आधा दिन खराब जा रहा था वो उन्होंने बोला कि नहीं, इस दिन को अब मैं खराब नहीं करूँगा, जितना बचा हुआ मेरा समय है इसको मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूँगा। तो ये है तुम्हारा क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। इसमें आपको यही सब चीज़ें जो मैंने छोटा-छोटा आपको बताने की कोशिश किया, इसे आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना कि फायर जो है किसको इंडिकेट कर रहा है और आइस जो है किसको इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो फायर जो है हमारा डिजायर, ग्रीड है ना, लस्ट लस्ट ये सब को क्या करता है, दिखाता है। और हमारा जो आइस है ये हेट के बारे में क्या करता है, दिखाता है। ये भी कविता जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या किया गया, लिखाया गया है। तो इसमें हमें ये बताया गया है, बोला गया हमारे जो पोएट हैं उन्होंने दो परसेप्शन दिया है कि दुनिया कैसे खत्म हो सकता है। तो एक तो फायर से खत्म हो सकता है, अगर फायर से खत्म नहीं हुआ तो आइस भी इतना पर्याप्त है कि वो क्या कर सकता है, दुनिया को खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इतना ज़्यादा हेट है, डिज़ायर है, फिल्म डिज़ायर है, ग्रीडी है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतरे हैं। और इस वजह से इन्होंने बस पर्सपेक्शन लगाते हुए इन्होंने क्या किया, कविता को लिखा था फायर एंड आइस। और ज़्यादातर हम इसे लेकर के चलते हैं वॉर, वर्ल्ड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर का पर्सपेक्टिव में इन्होंने क्या किया था, इस कविता को लिखा था। हो सके अगर क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको डिज़ायर, हेट और डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है इस कविता में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू जो है आपको फ्रीडम के बारे में बात करता है कि टाइगर जो कि एक जू में है और एक टाइगर जो आउट ऑफ जू में है, दोनों के नेचर के बारे में आपको देखने को मिलता है कि जो टाइगर है वो जू में किस प्रकार बिहेव करता है और जो टाइगर है उसका जो रियल नेचर या बिहेवियर है वो किस प्रकार रहता है, वो जंगल में आपको देखने को मिलता है। तो सीधा सा बात है कि जिसका जो नेचर है उसको उसी नेचर में ही रहना चाहिए, उसे कैद करके नहीं रहना चाहिए। हर किसी को फ्रीडम का हक है, फ्रीडम में रहने का हक है, तो उसे फ्री ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द पोएम कॉन्ट्रैक्ट द टाइगर इन कैप्टिविटी विथ वन इन द वाइल्ड। दैट मीन्स एक यहाँ पर तो कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो आपके जंगल में है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ आप ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो फ्रीडम, कैप्टिविटी और नेचर के बारे में क्या होता है, बात होता है। और ये जो पोएम है ये लिखा गया है आपका लेस्ली नोरिस के द्वारा, है ना, जो कि आपके वेल्स पोएट थे। और ज़्यादातर जो है वो जो भी पोएम लिखा करते थे वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे लिखा करते थे। मतलब कि जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करती है वही चीज़ों को वो क्या करती हैं, ज़्यादातर लिखा करते हैं लेस्ली नोरिस। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। और ये है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इससे उतना क्वेश्चन आपके आते नहीं ये वाला तो। और ये जो लिखा गया है वो पोएट है आपका कर्लिन वेल्स है। और ये पोएम में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वैसे भी कौन से जानवर किस प्रकार का है, वो बस एक ह्यूमर तरीके से उन्होंने क्या किया यहाँ पर इस कविता को रखने के लिए कोशिश किया कि आप किसी भी क्या बोलते हैं जानवर को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नहीं। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, ये सब क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस पोएम में, है ना। ये भी कौन थे आपके अमेरिकन पोएट्स थे, वो ज़्यादातर लाइट वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड नहीं, जो आसान तरीके से लोग को समझ में आए ऐसे ही वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल करते थे। द वॉल पोएम जो है जॉन बेरीमैन के द्वारा क्या गया था, लिखा गया था। वो आपके अमेरिकन पोएट हैं और साथ में स्कॉलर थे। दैट मीन्स इन्होंने किताब लिखा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे और कॉन्फेशन पोएट्री भी लिखा करते हैं। और इसी से भी वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो द पॉल पोएम में है एक लड़के के बारे में है जो कि अपना एक गेंद को क्या कर देता है, खेलते खेलते जो है उसका नदी में क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिनकी वजह से वो उस बॉल को टुकुर टुकुर देखता रहता है कि वो बॉल उसे मिल जाए। तो यहाँ पर बॉल जो है वो हमारी खोई हुई ज़िंदगी या फिर खोई हुई चीज़ें जो है, जो वक्त होता है जो हम खो देते हैं वो वापस नहीं आ सकता है। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में इतना मायने रखता है कि हमें वही चीज़ चाहिए होता है, उसको छोड़ करके उसके जैसा और दूसरा कुछ हो तो हमें उससे कोई प्रभाव नहीं मिलने वाला। जैसे कि यहाँ पर इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि इस लड़के का जो बॉल खोया था, उस लड़के को अगर नया बॉल भी खरीद करके दो तब भी उसको वो इमोशन नहीं दे पाएगा, जो इमोशन उस बॉल के साथ था जो नदी में गिरा पड़ा है ना। तो ये हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं कि जो चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा लविंग हैं, लव्ड वंस हैं, और वो अगर लाइफ से कभी अगर मिस हो जाता, ख़त्म हो जाता, या फिर कोई ऐसा वैल्यूएबल टाइम या वक्त जो हम अपने समय पे मतलब खो दिए और वो वापस से अगर दूसरा किसी चीज़ से रिप्लेस करने के लिए सोचे तो हम फिर उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। चलिए, लगभग अभी तक जो है 32 मिनट हो चुके हैं, तो ज़्यादा और वक्त नहीं लेना चाहेंगे, जल्दी से ही आपका जो है और करेंगे। और लगभग जो है बस और दो पोएम लगभग बचे हुए हैं आपके, है ना, 2 से 3 पॉइंट। तो इस प्रकार से जल्दी से हम लोग कर लेते हैं अमेंडा। तो अमेंडा जो है रॉबिन केलिन के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर एक छोटी लड़की है जिसका नाम है आपका अमेंडा, है ना। छोटी लड़की अमेंडा है, उसकी मम्मी हमेशा लगभग जो है उसे डांटती रहती है, कभी ये नहीं करो, वो नहीं करो, नाखून मत काटो, जूता साफ चेक नहीं किया, कपड़ा साफ चेक नहीं किया। इस वजह से अमेंडा जो है एक पैरा जो है, एक स्टेंजा जो है मम्मी का डांट और दूसरा स्टेंजा जो है इस पोएम में उसकी अपनी एक विश रहती है कि काश मैं ये होता, काश मैं क्या बोलते हैं अनाथ होता, काश मैं एक क्या बोलते हैं उसको
जलपरी होती, जलपरी होती, है ना? का काश मैं गरीब होता, तो ये सब मुझे ये सब ताने सुनने को नहीं मिलता। तो सीधी-सी बात है यहाँ पर जो है बच्चा वो सब डाँट-फटकार से वो काफ़ी तंग आ गया था और सोच रहा था कि क्या कभी अगर मुझे फ्रीडम मिलता तो कितना अच्छा होता, है ना? कभी वो सोचती क्या रपुंजल होता, तो कितना अच्छा होता, मैं टावर में अकेले होता। हालाँकि रपुंजल ने तो अपना लंबा बाल नीचे गिरा दिया ताकि राजकुमार उसको बचाए, लेकिन वो बोलते कि मैं तो नहीं गिराता, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ, है ना? मतलब इस प्रकार का कविता यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अमेंडा के बारे में। आपके जो रॉबिन केलिन है वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, है ना? और ज़्यादातर आपके चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स के लिए ही वो क्या करते थे, लिखा मतलब यंग लोगों के लिए वो क्या करते थे, कविता को लिखा करते थे। ट्रीज़ वापस से ये जो कविता है वो एंड्रिन रिच के द्वारा क्या-क्या है लिखा गया है और इसमें भी यहाँ पर जो ट्रीज़ बोला गया है वो ट्रीज़ आपके वुमेन को यहाँ पर डिनोट करता है, आपके सोसाइटी के वुमेन्स को, जिसे हम समाज के कई सारे नियमों से बाँध करके उसे जो है हम समाज के अंदर ही रख लेते हैं, गुलाम बना करके रख लेते हैं, है ना? काइंड ऑफ। तो अब इसके द्वारा जो इस कविता के द्वारा एंड्रिन रिच जो है हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है हर लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर निकलने का मौका, जहाँ उसका जगह है वहाँ उसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके जो ट्रीज़ जो है वो ऐसे ट्रीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है कि बाहर जो जंगल है वो जंगल आपका डिफॉरेस्ट हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो चुके हैं और आपके घर में आप क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फल फूल लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको सही जगह पे अपने जगह पे उन्हें क्या करना है, रखना है आपको आपके जो ट्री हैं। तो दैट मीन्स उनके अपने जो खुद की पर्सनैलिटी नेचर होती है वो वहीं पर अच्छे तरीके से बढ़ पाता है और अगर उसे बंद करके रखे रहे तो ये नहीं होगा। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के प्रति जो कुछ भी रूल्स एंड नियम्स हैं, है ना? उन सब चीज़ को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑपरेस्ड किए जाते हैं हमारे वुमेन्स। इन सब चीज़ को आप इस कविता के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं या इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस कविता के द्वारा में फ्रीडम, नेचर और रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उससे बाहर आकर के एक अच्छी चीज़ों को करना, बेहतर चीज़ों को करना, है ना? ये चीज़ हमें ये कविता क्या करती है, सिखाती है। हमारी जो कविता एंड्रिन एंड्रिन रिच जो है वो फेमिनिस्ट है, मतलब ज़्यादातर वुमेन्स को ही सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स के प्रति हो रही जो भी चीज़ें जो है गलत चीज़ें जो हैं वो उनके प्रति वो क्या करते हैं, लिखती हैं, बोलती हैं, तो उसको हम फेमिनिस्ट वर्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 3 और पोएम बचे हुए हैं, लगभग अभी 40 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा के चक्कर में पूरा का पूरा। बट आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्पफुल फॉर यू ऑल और अगर हेल्पफुल होता है तो कृपया करके लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट कि ये जो है जो मैंने आज आपको ये दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए, ताकि ये क्या होता है ना एक प्रकार का इंकरेजमेंट हमें मिलता है या आप बोल सकते हैं कि एनर्जी मिलता है कि नहीं हमें जो है ये करते रहना चाहिए। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाउ आपको ये फील हुआ कि नहीं आपका इतना जो 40 मिनट जो भी है वो आपको वेस्ट नहीं गया। चलिए हम लोग देखते हैं द फॉग। द फॉग जो है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया था, जो कि ये आपके अमेरिकन पोइट्स हैं और वो ज़्यादातर वो अमेरिकन लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या करते थे, लिखा करते थे। तो यहाँ पर ये जो फॉग है वो फॉग यहाँ पर एज ए क्या करते हैं, एक कैट के जैसा इनको यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट किया है ना। दैट मीन्स पर्सोनीफाई किया हुआ है, दैट मीन्स एज ए लिटरेरी डिवाइस। तो कहता क्या है कि एक कैट जो है जिस प्रकार के कैट का जो नेचर होता है उसी प्रकार का नेचर या पर्सनालिटी आपके फॉग को उन्होंने दिया। कभी आता है बैठ गया पूरा जगहों में, तो सब चीज़ इन्होंने मतलब फॉग आने से क्या क्या नहीं हो जाता है, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर एक सिटी किस प्रकार से मतलब अनसेटल्ड हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलता है और बस ये थोड़ा छोटा मोटा कहानी है, कहानी बोलते हैं, कविता है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा उतना आता भी नहीं है ना। साथ ही है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, है ना, ये एक प्रकार का ब्लाड है ना। ब्लाड मतलब ऐसा कविता जो कि ऐसा कहानी जो कि कविता के रूप में आता है ना। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड नाम है और ये ड्रैगन है और इसको लिखा गया है ओजन नास के द्वारा। जो ओजन नास है ये आपके अमेरिकन पोएट है, वो ज़्यादातर हंसी मजाक वाला ही कविता ज़्यादातर लिखा करते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपके जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो हमेशा रोते रहता है कि मुझे क्या कर दो, केज दे दो, केज मतलब पिंजरा दे दो, मेरा छोटा सा पिंजरा दे दो, मैं उसी में रहूँगा। और बाकी सब इनके साथ और भी दोस्त रहते हैं, उनको क्या करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इनको चढ़ाते रहता है। देखो ये है ना कवाड़ है इतना ज़्यादा कि हमेशा वो क्या कर रहा है कि मांग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या कि आपके जो कस्टर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कवाड़ हैं, है ना। कवाड़ मतलब क्या बोलते हैं, कमज़ोर यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक बार जो है उनके घर में क्या बोलते हैं, समुद्री लुटेरा आता है तो सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक ड्रैगन था जिसने उसके साथ मुकाबला करके जीत भी हासिल किया। और ये सब देख करके इन लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उनको सराहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बोला कि अरे हम तो इसको मार देते, बेकार का, वो तो तू मार गया इसीलिए, है ना, चलो छोड़ो हटाओ तुमने कहा। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि जो है उन्होंने एक अच्छा काम किया। और हाँ ये भी ड्रैगन ने भी क्या, कस्टर्ड ड्रैगन ने भी लास्ट में भी उतना काम करने का फिर उन्होंने यही मांगना शुरुआत कर दिया, अरे हमको केज ला के दो, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका एनी गोर्गी, है ना। एनी गोर्गी जो है एक लव पोएम के जैसा आप समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो वीबी यिट्स हैं वो क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे जो सुपरफिशियल ब्यूटी वर्सेस इनर ब्यूटी, है ना, जो हमारा जो बाहर जो दिख रहा होता है वो बेहतर होगा या फिर हमारे अंदर की जो ब्यूटी है हम अंदर से कैसे हैं नहीं है ना। तो इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश किया है और इस प्रकार से उन्होंने कोशिश किया है कि बाहर की जो ब्यूटी होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है, बस इनर ब्यूटी जो होती है वो हमेशा के लिए होती है। और ये इनर ब्यूटी ही हमारे जो भगवान है वो भी हमें क्या करता है, लाइक करता है या पसंद करता है इनर ब्यूटी से ही।
ठीक है। इसके साथ ही अगर ये भी है कि फ्लीटिंग नेचर इन द फिजिकल अपीयरेंस के बारे में उन्होंने बात किया। ट्रू लव बेस्ड ऑन द कैरेक्टर नॉट लुक्स, है ना, कि जो भी प्रेम जो होता है वो हमेशा मतलब इनर ब्यूटी के साथ ही होना चाहिए, कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना, अपीयरेंस कितना सुंदर है नहीं है, इनसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर, क्योंकि ये हमेशा वक्त के साथ क्या हो जाएगा, ये बुढ़ापे में बदल जाएगा और वो जो आपकी ब्यूटी है, जो अपीयरेंस है वो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन आपके जो इनर ब्यूटी है वो समय के साथ हमेशा और भी अच्छा होते जाएगा। तो पोएट जो है इस यही चीज़ें हमें इसमें क्या कराना चाहता है, दर्शाना चाहता है कि हमें हमेशा हमारे इनर ब्यूटीज़ में ही क्या करना चाहिए, मतलब भरोसा करनी चाहिए और उसे ही प्रेम करनी चाहिए, ना कि फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो विलियम बटलर हैं, दैट मीन्स W.B. यीट्स, ये आपके इरिश पोएट हैं और साथ ही वो क्या बोलते हैं, ड्रामा सब भी लिखा करते हैं। 20th सेंचुरीज में ज़्यादातर इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस क्रिएच क्या बोलते हैं देखने को मिलेगा आपको, इसका राइटिंग सब जो भी है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस था उधर। यहाँ पर आपको एनी गोर्गी और स्पीकर के कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मेरे ख्याल से लगभग अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर रियली अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आप जो हैं कुछ छोटे मोटे चीज़ों पे ही ध्यान नहीं देते हैं और जो है आप लंबे तक जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव स्टेड टिल नाउ हियर, ठीक है। तो जो है अगर ये जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनी है, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था आपके लिए तो कृपया करके ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा आने वाले समय में, ताकि मैं इससे भी और भी बेहतर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको सिखाता रहूं। चलिए, बेस्ट दीजिए अपना एग्जाम में और साथ ही अच्छे मार्क को लेके आइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।